नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि हमारे भारत की सबसे बड़ी किताब। अगर भारत एक इंसान होता तो संविधान उसका दिल होता, बिल्कुल वैसे जैसे आपका दिल आपकी सांसें चलता है। आप सोचते हो कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, क्यों भारत को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? इसी सवाल का जवाब आज हमारे पास होगा। देखो, संविधान सिर्फ एक कानून नहीं है, यह हमारी आज़ादी, हमारा अधिकार, हमारा सपना है। तो चलो शुरू करते हैं। एक कैबिनेट में हम सीखेंगे संविधान क्या है, इसे किसने बनाया और क्या अधिकार है, सब कुछ। तो भारत संविधान है, तो भारतीय संविधान है भारत देश को चलाने के लिए नियमों का एक महासंग्रह। यह है सभी कानून की बुनियाद। जैसे आपके घर के नियम होते हैं कि खाना खाने के समय होता है, सोने का समय क्या है, ठीक वैसे ही पूरे भारत को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी किताब है जिसे हम कहते हैं संविधान। यह महत्वपूर्ण है। संविधान देश की सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून, कोई भी फैसला, कोई भी सरकारी आदेश, सभी को संविधान के अनुसार ही चलना पड़ता है। नीचे नियम का संग्रह नीचे नीचे का आवाज नहीं सुन सकते। नीचे सर्च कर ब्रैकेट हो गया। चलो अब सवाल है, यह संविधान कब बना? तो सुनो, भारत को आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान तुरंत नहीं बना, क्योंकि संविधान बनाना बहुत मुश्किल काम है। यह सिर्फ एक कानून नहीं, यह एक पूरा डिजाइन है भारत के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके टीम 26 जनवरी 1949 को संविधान तैयार किए, और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के आज़ादी के 2 साल 163 दिन बाद संविधान लागू हुआ। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान लागू होने के जश्न में। ब्रैकेट है नया है। तो भारतीय संविधान किसने बनाया? यह एक आदमी का नाम नहीं है, एक सारी टीम थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये थे
कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, यानी जो संविधान लिखने की जिम्मेदारी थी वह इनके पास थी। ये बहुत होशियार वकील थे और समाज के दलित वर्ग से आते थे, यानी इन्हें समाज के सभी समस्याओं का पता था। फिर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये सभी मिलकर भारतीय संविधान को आकार दिया। कौन था वो? अब एक मजेदार बात सुनो। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कितना बड़ा? सुनो, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। मतलब अगर इसे किताब की तरह छापे तो करीब 250 पन्ने निकलेंगे। अमेरिका का संविधान सिर्फ 4 पन्ने, यूरोप का कुछ ज्यादा, लेकिन भारत का 250 पन्ने। क्यों? क्योंकि भारत विविधता का देश है। यहाँ 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसे बहुरंगी देश को चलाने के लिए ज्यादा नियमों को जरूरत है। और सुनो एक और बात, यह संविधान अभी भी बदल रहा है। अब तक 106 बार संशोधन हो चुका है। मार कर रखो। नीचे नीचे ढाकी को चलाएगा। अब निकलेगा। चलो पकड़ लिया। संविधान के 3 मुख्य स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। समझो ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में यह बहुत आता है। पहला, लिबर्टी, आज़ादी। हर भारतीय को कुछ आज़ादियाँ हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म मानने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी। लेकिन
और यह महत्वपूर्ण है, तुम्हारी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ दूसरों की आज़ादी शुरू हो, मतलब तुम किसी को नुकसान ना पहुँचा सको। दूसरा, इक्वलिटी, समानता। भारत में कोई भी आदमी किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है, चाहे वो राजा का बेटा हो या गरीब का, चाहे वो ब्राह्मण का हो या दलित का, सभी के सामने कानून बराबर है। तीसरा, फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा। भारत के सभी लोग भाई बहन हैं, एक परिवार हैं, तो हम एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मानने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, लेकिन और यह महत्वपूर्ण है, तुम्हारी आज़ादी, सॉरी हमने एक लाइन रिपीट कर दिया। तीसरा, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भारत के सभी लोग भाई बहन हैं और एक परिवार हैं, तो हम एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और ये 3 बातें हैं संविधान की नींव। छोटा था लेकिन दिमाग का एक कुछ। फ्रेटर्निटी होती है सही। ये फाइनली तो सही था। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि 24 अनुच्छेद में लिखा है हमारा अधिकार। अधिकार मतलब जो हमारे तुम्हारे पास जन्म से है, जो सरकार तुमसे नहीं छीन सकती। पहला अधिकार, इक्वलिटी, समानता का अधिकार, मतलब कानून सभी के सामने बराबर है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पे, और ना ही लिंग के आधार पे। दूसरा अधिकार, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तुम बोल सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम अपने धर्म को मान सकते हो, तुम कहीं भी घूम सकते हो भारत में। लेकिन याद रखो, ये आज़ादी बिना सीमा के नहीं है। तुम्हारी आज़ादी का मतलब यह नहीं कि तुम किसी को मारो, गाली दो। तीसरा अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक अधिकार, यानी अगर कोई तुम्हारे अधिकार का उल्लंघन करे तो तुम अदालत जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
अब तक हमने सीखा हमारा अधिकार क्या है, लेकिन अधिकार के साथ आता है कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51A में लिखा है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं। यह 11 कर्तव्य है और यह एग्जाम में जुड़ाते हैं। सुनो ध्यान से। पहला, संविधान को मानने, उसके मूल्य को अपनाना। दूसरा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, इन सभी का सम्मान करना। तीसरा, भारत की रक्षा करना। सैनिक बनने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर माँ बाप को देश की सेवा का मौका दे। चौथा, अपने देश को साफ सुथरा रखना, कूड़ा ना फेंकना। पांचवा, शांति बनाए रखना, किसी को मारो मत, किसी को गाली मत दो। याद रखो, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तुम्हें अधिकार है तो कर्तव्य भी है। हमारा पानी क्यों तुम तुम्हारा छोटी नाम में से अब बात करते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सिटीजनशिप का मतलब है किसी देश का सदस्य होना। जैसे तुम अपने स्कूल के छात्र हो, तुम स्कूल के मेंबर हो, वैसे ही जब तुम किसी देश के नागरिक हो तो उस देश के सभी कानून तुम्हें लागू करने होते हैं और साथ ही तुम वह देश के सभी सुविधाएं मिलती है। जैसे तुम भारत के कानून के अधीन हो, तुम्हें भारत के अधिकार मिलते हैं, तुम भारत की रक्षा करने के लिए बाध्य हो, तुम भारत में वोट दे सकते हो, तुम भारत में नौकरी कर सकते हो, तुम भारत से पासपोर्ट ले सकते हो और सबसे महत्वपूर्ण, तुम भारत माता के संतान हो। इसलिए मैं तुझे इसलिए देखो 5 हो गया
अब सवाल है, भारत के नागरिक कौन है? 3 प्रकार के नागरिक हो सकते हैं। पहली श्रेणी, जो लोग भारत में जन्म लेते हैं, भारत में पैदा हुए, तो तुम भारत के नागरिक हो। यह सबसे सरल तरीका है। दूसरी श्रेणी, नेचुरलाइजेशन, जो विदेशी लोग भारत में आते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं किसी तरह। पहले वह 5 से 7 साल भारत में रहते हैं, नियम मानना पड़ता है, फिर सरकार को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। अगर सरकार अप्रूवल दे दे तो भारतीय नागरिक बन जाता है। अब तीसरी श्रेणी, डिसेंट, यानी वंश के आधार पर। जैसे अगर तुम माता पिता भारतीय नागरिक हैं और वह विदेश में तुम्हारा जन्म हुआ, तो भी तुम भारतीय नागरिक हो सकते हो। और याद रखो, भारत में डिवोर्स सिटीजनशिप नहीं होता, यानी एक ही समय में तुम 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते। भारतीय नागरिकता लेना तो दूसरी नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो भारतीय नागरिकता कैसे जाती है? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। नागरिकता खो सकते हो कई तरीकों से। पहला, रेनिकेशन, अपनी मर्जी से छोड़ना। मान लो तुम विदेश में बसना चाहते हो और वहां की नागरिकता लेना चाहते हो, तो तुम भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हो। सरकार को एक आवेदन देना है और बस। दूसरा, डिप्रीवेशन, सरकार छीन ले। अगर कोई आदमी नियम तोड़ता है, गलती तरीकों से नागरिकता ली है, तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। दूसरा, तीसरा, एक्सपेट्रिएशन, जब कोई भारतीय दूसरे देश में नागरिकता स्वेच्छ से लेता है, तो भारत उसे अपनी नागरिकता नहीं रखने देता। लेकिन याद रखो, बस नागरिकता जा सकती है, भारत तुम्हारी मातृभूमि है, यह कभी नहीं जाएगी। तो भारतीय नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं? सुनो ध्यान से। राजनीतिक अधिकार, तुम 18 साल के बाद वोट दे सकते हो, तुम किसी भी पार्टी के सदस्य हो सकते हो, तुम चुनाव लड़ सकते हो। अब दूसरा है नागरिक अधिकार, तुम कहीं भी घूम सकते हो, तुम कोई व्यवसाय कर सकते हो, तुम संपत्ति खरीद बेच सकते हो, तुम अदालत में जा सकते हो। और अब सुनो कर्तव्य, यानी कि ड्यूटीज। तुम्हें संविधान की पालन करनी होगी, तुम्हें राष्ट्रीय गान का सम्मान करना होगा, तुम्हें देश की रक्षा करनी होगी, तुम्हें अपने बच्चे को स्कूल भेजना होगा 6 से 14 साल तक, दोनों एक साथ हैं। राइट और ड्यूटीज। और बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनो, अलग अलग देशों में नागरिकता एक नियम अलग अलग होता है। भारत में बॉर्न इन इंडिया, इंडियन सिटीजन, बस पैदा हुए नागरिक हो गए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में जूडी सैंगुनिन्स रूल है। मतलब तुम्हारे माता पिता अमेरिकन नागरिक हो
तो तुम अमेरिका सिटीजन हो सकते हो, भले ही भारत में पैदा हुए हो। जर्मनी में दोनों तरीके हैं, ब्लड रूल भी है और बर्थ प्लेस रूल भी है। और इम्फेसिस, भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं, लेकिन कुछ देशों में है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो हर देशों के नियम अलग अलग हैं अपने देश के संविधान के अनुसार। ऊपर से रिफ्यूजी अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रिफ्यूजीज, शरणार्थी। कई बार ऐसा होता है, कोई आदमी या पूरा परिवार अपने देश में युद्ध, भूकंप या कोई बहुत बड़ी आपदा की वजह से नहीं रह सकता, कहाँ, देश में, तो वह दूसरे देश में भाग सकता है नई जगह सुरक्षित रहने के लिए। इसे कहते हैं शरणार्थी या रिफ्यूगी। रिफ्यूजी रिफ्यूजी भारत में हमारे शरणार्थी हैं, तिब्बती, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये लोग भारत में रहते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से भारतीय नागरिक नहीं हैं। तो इनके क्या क्या अधिकार होते हैं? इन्हें भारत में रहने दिया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मिलती है, कुछ नौकरियां कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। और यह सब भारत के उदारता है। भारत ने हमेशा से शरणार्थियों को सुरक्षा दी है। रिफ्यूजी अब सुनो, कौन लोग भारतीय नागरिक नहीं बन सकते। संविधान में कुछ योग्यताएं हैं। पहली, क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर किसी को बहुत बड़ा अपराध के लिए सजा हुई है तो वह नागरिक नहीं ले सकता, नागरिकता नहीं ले सकता। भारत ऐसे लोगों को नहीं चाहता कि वह कानून तोड़ते हैं। दूसरी, मेंटल इलनेस। अगर किसी को गंभीर मानसिक बीमारी है तो नागरिकता में देरी हो सकती है। तीसरी, डिसलॉयल्टी। अगर कोई आदमी भारत के खिलाफ काम कर रहा है, भारत से गद्दारी कर रहा है, तो भारत उसे नागरिकता नहीं बना सकता। चौथी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अगर किसी के पास पैसा का सही हिसाब नहीं तो वह शक पैदा होता है। तो याद रखो, भारत की नागरिकता देना एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक अधिकार नहीं। अब बात करते हैं भारत की सरकार कैसे चलती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर
नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार, यह दिल्ली में बैठती है, प्रधानमंत्री इसका मुख्य होता है, यह पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, रक्षा, बैंकिंग, रेलवे, ये सब। दूसरा स्तर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार। हर राज्य की अपनी सरकार होती है, मुख्यमंत्री इसका मुख्य होता है, यह अपने राज्य के लिए कानून बनाती है, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, ये सब। तीसरा स्तर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, यानी कि नगर पालिका, पंचायत, मनपा, तुम्हारे गांव, तुम्हारे मोहल्ले के स्थानीय अधिकारी होते हैं, वो निर्णय लेते हैं साफ सफाई, सड़कों, सार्वजनिक काम के बारे में। और यह तीन सरकार मिलकर भारत को चलाती है, कोई एक नहीं, सब मिलकर। अब बात करते हैं भारत की सरकार कैसे चलती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्तर नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार, यह दिल्ली में बैठती है, प्रधानमंत्री इसका मुख्य होता है, यह पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, रक्षा, बैंकिंग, रेलवे में, ये सब। दूसरा स्तर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार। हर राज्य की अपनी सरकार होती है, मुख्यमंत्री इसका मुखिया होता है, यह अपने राज्य के लिए कानून बनाती है, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, ये सब। तीसरा स्तर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, यानी नगर पालिका, पंचायत, मनपा, तुम्हारे गांव, तुम्हारे मोहल्ले के स्थानीय अधिकार होते हैं, वो निर्णय लेते हैं साफ सफाई, सड़क, सार्वजनिक काम के बारे में, जो कि अभी मैंने लिखा है, कोई एक नहीं, सब मिलकर करते हैं। अब सुनो भारत की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है। पार्लियामेंट, संसद, यह भारत के कानून बनाती है और यह दो भाग में विभाजित है। पहला राज्यसभा, अपर हाउस, इसे अपर हाउस भी कहते हैं। 245 सदस्य होते हैं, लेकिन सिर्फ 233 निर्वाचित होते हैं। बाकी 12 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वह आमतौर पर प्रसिद्ध लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार होते हैं। दूसरा लोकसभा, लोअर हाउस, इसे पीपल हाउस भी कहते हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जनता के प्रतिनिधि होते हैं। 543 सदस्य होते हैं जो निर्वाचित, हर राज्य अपने प्रतिनिधि भेजते हैं।
और प्रधानमंत्री को लोकसभा में मेजोरिटी होनी पड़ती है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। अब सुनो क्रियाकलाप, कार्यपालिका। सॉरी कार्यपालिका, यह सरकार को चलाता है। पहला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, यह भारत का मुखिया होता है, सिंबॉलिक हेड। राष्ट्रपति एक तरह से भारत का शान होता है, एक प्रतीक है। राष्ट्रपति की शक्ति संवैधानिक होती है, असली शक्ति नहीं। दूसरा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, यह असली ताकत है। प्रधानमंत्री सरकार को चलाता है, कानून बनाता है, निर्णय लेता है। पीएम को लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए, अगर मेजोरिटी नहीं है तो पीएम को इस्तीफा देना पड़ता है। और देखो, राष्ट्रपति की टर्म होती है 5 साल और पीएम की टर्म, पीएम की कोई फिक्स टर्म नहीं है। जब तक उसके पास मेजोरिटी है तब तक पीएम रह सकता है, उसके बाद खत्म। तो याद रखो, राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड, राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड है और पीएम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। दस वोट 10 वोट। अब सुनो न्यायपालिका, जुडिशरी, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका अदालत है और अदालत कानून को लागू करती है। अगर कोई गलती काम करे तो अदालत उसे सजा दे सकती है। अगर कोई तुम्हारी अधिकार का उल्लंघन करे तो तुम अदालत जा सकते हो। भारत में 3 स्तरों की अदालत है। कौन कौन? हम जानते हैं। पहली सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालक न्यायालय, यह दिल्ली में है। चीफ जस्टिस इसका मुख्य है। यह सर्वोच्च अदालत है, यहाँ का फैसला अंतिम होता है, कोई अपील नहीं हो सकता। दूसरी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होती है, इसका मुखिया चीफ जस्टिस होता है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, हर जिला में अदालतें होती है जहाँ छोटे मोटे मुकदमे होते रहते हैं या फिर हमको सुनने को मिलते हैं। और ये 3 अदालत एक दूसरे के ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला गलत लगे तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट का फैसला गलत लगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई नहीं। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सुनो,
सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को बांटना। संविधान का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कोई भी एक व्यक्ति या संस्था को सभी शक्तियां नहीं दी जाएगी, क्योंकि पावर कॉर्पट्स करप्ट, ताकत इंसान को बिगाड़ देती है। अगर एक आदमी के पास सभी शक्तियां हो तो वह तानाशाह बन सकता है, डिक्टेटर। तो इसलिए भारत के संविधान के 3 भाग में शक्तियां बांट दी गई है। पहला लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाती है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करवाती है। तीसरा जुडिशरी, जो कानून की व्याख्या करती है, कानून के बारे में बताती है। और ये 3 एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस। जैसे पीएम को कानून बनाने की शक्ति है? नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट को है। सिर्फ पार्लियामेंट को ही कानून लागू करने की शक्ति है? नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव को है। एग्जीक्यूटिव को कानून के बारे में निर्णय लेने की शक्ति है? नहीं, सिर्फ जुडिशरी को है। तो ये 3 ब्रांचेस एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। अब सुनो, चुनाव इलेक्शन या भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। 18 साल के बाद हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। यह एक बात महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि वोट के माध्यम से आप अपने नेता चुनते हैं। और देखो भारत में कितने चुनाव होते हैं। सेंट्रल इलेक्शन जो 5 साल में होता है उसे लोकसभा के चुनाव कहते हैं। स्टेट इलेक्शन हर राज्य अपने विधानसभा के लिए चुनाव करता है। लोकल इलेक्शन गांव, मोहल्ले या पंचायत या और नगर पालिका के चुनाव। और सबसे महत्वपूर्ण, यह चुनाव आज़ाद और स्वच्छ, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कोई दबाव नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई भय नहीं। कानून के अनुसार कोई नहीं वोट नहीं दे सकता। कानून के अनुसार कोई वोट नहीं दे सकता। अगर अपराधी है या पागल है या विदेशी है, ये लोग वोट नहीं दे सकते। और भारत को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि 1.4 अरब लोग को यह अधिकार है। तो भारतीय सरकार की संरचना संक्षेप में हम लोग जानते हैं। लोग चुनाव करते हैं, लोकसभा चुनते हैं, पीएम बनाते हैं, सरकार चलती है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान लचकदार है, फ्लेक्सिबल। जब जरूरत पड़ती है संविधान को बदला गया। 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आधुनिक समय में जो समस्या आई, महिलाओं को अधिकार की बात आई, तो 73वां संशोधन किया गया। पंचायत राज सिस्टम को मजबूत किया, SC ST को अधिकार दिए। तो याद रखो, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यह मरा हुआ नहीं है, यह हमारे साथ बदलता है, यह लचकदार है। यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय सरकार की संरचना, जनता, निर्वाचित प्रतिनिधि, लोकसभा, प्रधानमंत्री कानून बनाते हैं, न्यायपाल लागू करता है। अब सुनो, एक महत्वपूर्ण फर्क समझो। फंडामेंटल राइट, ये अधिकार है जो तुम अभी यूज कर सकते हो। अब अगर कोई तुम्हारे फंडामेंटल राइट छीने तो तुम अदालत जा सकते हो, तुरंत न्याय पा सकते हो। जैसे तुम्हें मार दिया किसी ने या तुम्हारे फंडामेंटल राइट की उल्लंघना है, तुम तुरंत पुलिस में शिकायत कर सकते हो। जैसे तुम्हें मार दिया किसी ने या तुम्हारे फंडामेंटल राइट की उल्लंघन है, तो तुम पुलिस के पास शिकायत लिखवा सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सुझाव है, ये किसी को मस्ट नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इन्हें लागू करे। जैसे संविधान कहता है, ये हम नहीं, ये संविधान कहता है, सभी नागरिकों को आजीविका मिलनी चाहिए। यह एक सुझाव है, न कि तुरंत प्रभाव वाला अधिकार। सरकार की कोशिश
करनी चाहिए कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सभी की नौकरी मिले, लेकिन अगर नहीं मिले तो तुम अदालत नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट जस्ट केवल अदालत में लागू हो सकता है। अधिकार, राइट, सुझाव, प्रिंसिपल, तुरंत, इमीडिएट, भविष्य में, फ्यूचर, अदालत में लागू नहीं, जस्टिकेबल, अनजस्टिकेबल। अब विस्तार से समझो। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में यह लिखा है, इक्वलिटी का मतलब है क्या सब कुछ बराबर देना है? नहीं। इक्वलिटी का सही मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट, बराबर का व्यवहार। मान लो एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, क्या दोनों को बराबर पैसे देंगे? नहीं। लेकिन अदालत में दोनों को बराबर मिलना चाहिए। क्या न्याय? नौकरी में दोनों को बराबर का चांस मिलना चाहिए। तो इक्वलिटी का मतलब है सेमनेस ऑफ ट्रीटमेंट, बराबर का व्यवहार। और भारत में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब अगर किसी को पिछड़ा हुआ माना जाता है, जैसे में SC, ST, OBC, तो उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं नौकरी में, शिक्षा में, ताकि वह पिछड़ने ना पाए। यह एक तरह से सबको बराबर लाने की कोशिश है। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में यह लिखा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और लिखने की आज़ादी। तुम बोल सकते हो, लिख सकते हो, अपने विचार शेयर कर सकते हो, इसलिए मीडिया आज़ाद है, अखबार अपने विचार प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन कोई सीमा है, तुम किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को फिजूल में शर्मिंदा नहीं कर सकते। दूसरा, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठा होने की आज़ादी। तुम प्रदर्शन कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। तीसरा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने की आज़ादी। तुम कोई
क्लब, पार्टी, यूनियन बना सकते हो। चौथा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको घूमने की आज़ादी भी दी गई है। तुम भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। पांचवा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, व्यवसाय करने की आज़ादी, तुम कहीं भी काम कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, इसकी तुम्हें आज़ादी दी गई है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन 3 कारणों से सरकार इन फ्रीडम्स को लिमिट कर सकती है। जैसे अगर कोई आतंकवाद का प्रचार कर रहा है तो सरकार उसे प्रदर्शन से रोक सकती है। अब सुनो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, संविधान में बदलाव। संविधान एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है, जब जरूरत पड़ती है इसे बदला गया। 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अनुच्छेद 368 में लिखा है कैसे संविधान को बदला जा सकता है। 3 तरीके। पहला, सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत, संसद के दोनों सदनों में 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। दूसरा, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, 2 या 3 सदस्यों की जरूरत होती है, अधिकांश मतलब कि ज़्यादातर। इस तरीके से होता है। तीसरा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रिफ्लेक्शन, विशेष बहुमत जोड़ राज्य अनुमति। जब संघीय ढांचे में बदलाव हो, जैसे राज्य की शक्तियां, तो आधे राज्य को भी अनुमति देनी पड़ती है। 18वां अमेंडमेंट बोलता है वोटिंग एज बढ़ाई गई 21 से 18 साल तक। 44वां अमेंडमेंट कहता है इमरजेंसी की शक्तियां कम की गई। 73वां और 74वां अमेंडमेंट कहता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत किया गया। तो संविधान ना तो भारी है ना ही बिल्कुल हल्का। बदलाव हो सकता है लेकिन सोच समझकर। अब सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा भाग प्रेम्बल। संविधान की शुरुआत 52 शब्दों से होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वी द पीपल, हम भारत के लोग। यह 2 शब्द वी द पीपल बहुत कुछ कहते हैं। इसका मतलब है संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया गया है, किसी किंग ने नहीं दिया, मतलब कि किसी राजा ने नहीं दिया, किसी इंपेरर ने नहीं दिया, लोगों ने अपने लिए खुद बनाया है। फिर क्या है? प्रेम्बल में 6 बातें लिखी है, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, रिपब्लिक। सोवरेन मतलब भारत आज़ाद है, कोई दूसरा देश भारत को आज़ाद नहीं दे सकता। सेकुलर यानी कि भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता, सब धर्म को बराबर सम्मान देता है, सम्मान करता है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जनता का राज्य, जनता अपने नेता चुन सकती है। रिपब्लिक, कोई किंग नहीं, सभी लोग बराबर। सोशलिस्ट, समाजवादी सिद्धांत, सबको बराबर संसाधन। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 फाउंडेशन है भारतीय संविधान के।
अब सुनो दो और महत्वपूर्ण अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, फंडामेंटल राइट नंबर 4। यह क्या है? मतलब कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता। जैसे कोई बेगार नहीं करवा सकता, तुम काम करो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। न्याय संगत नहीं है, 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कारखाने में काम नहीं कर सकता। आधुनिक समय में ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, ये सब इलीगल है। दूसरा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में लिखा है, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि अगर कोई तुम्हारा अधिकार छीन ले तो तुम अदालत जा सकते हो। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह अधिकार भारतीय संविधान का हार्ट माना जाता है। बिना इस अधिकार के क्या फायदा? अगर तुम्हारे अधिकार छीन गए और तुम अदालत में ना जा सको तो यह अधिकार किस काम का? सब अधिकार की रक्षा करता है। अब एक क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 1, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1235, फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 3651, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अनुच्छेद 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 52, प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 74, प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 300A, राइट टू प्रॉपर्टी। यह फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ लीगल राइट है। अनुच्छेद 368, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 10 आर्टिकल्स तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा आएंगे। बाकी सब अनुच्छेद भी हैं लेकिन ये मुख्य हैं। अब सुनो, फेडरल सिस्टम, संघीय अवस्था। भारत एक संघीय राष्ट्र है। इसका मतलब है शक्तियां 3 स्तरों पर विभाजित है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। भारत का संघीय राष्ट्र है, शक्तियां 3 स्तरों पर विभाजित है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। 3 सूचियां हैं। पहली, यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची। इसमें वह विषय है जिनका निर्णय सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। रक्षा, विदेश नीति,
बैंकिंग, रेलवे, डाक। दूसरी स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। इसमें वह विषय है जिनका निर्णय राज्य सरकार लेता है। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन। तीसरा कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसमें दोनों सेंटर और स्टेट निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा, एजुकेशन, कभी कभी। परिवर्तन, इन्वायरमेंट। दंड कानून, क्रिमिनल लॉ। और अगर कॉलिजन हो तो सेंट्रल का निर्णय प्रभावी होगा। यही तो संघीय अवस्था है, शक्तियों का बंटवारा लेकिन केंद्र की अनलिमिटेड पावर। खत्म हो गया। बहुत पता चल कैसे कैसे पहला, अब बात करते हैं नेशनल सिंबल, राष्ट्र चिन्ह। ये भारत की पहचान है। अगर कोई इन्हें अपमानित करे तो यह कानूनी अपराध है। पहला फ्लैग, तिरंगा। 3 रंग, सैफरून, केसरी, व्हाइट, सफेद, ग्रीन, हरा। बीच में नीला चक्र, अशोक चक्र। दूसरा नेशनल एंथम, जन गण मन। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें लिखे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम के बजाता है। तीसरा नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, लेकिन सम्मान दिया जाता है। चौथा शेर, अशोक चक्र, सत्यमेव जयते, इसे हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर दिखाता है। पांचवा नेशनल एनिमल, टाइगर, शेर। नेशनल बर्ड, पीकॉक, मोर। नेशनल फ्लावर, लोटस, कमल। नेशनल फ्रूट, मैंगो, आम। और सबसे महत्वपूर्ण 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये सब सिंबल्स भारत की गरिमा है। इन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। अब सुनो भारतीय संविधान की विशेषता। पहली, लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा 106 अमेंडमेंट, संविधान को बदला जा सकता है। तीसरा सेकुलर, ऑफिशियल धर्म नहीं। चौथी डेमोक्रेटिक, जनता का राज। पांचवी फेडरल प्लस यूनिटरी फीचर्स, संघीय भी है, एकात्मक भी है, ये एक यूनिक मिशन भी है। छठी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, 18 साल का कोई भी भारतीय वोट दे सकता है। सातवां इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अदालत आजाद है, किसी के दबाव में नहीं है। आठवां डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य को सुझाव। नौवां प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करो। 10वां राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अधिकार की सुरक्षा। ये 10 विशेषताएं भारतीय संविधान को दुनिया में अलग बनाती है। अब समझो सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष। यह एक बहुत गलत समझ है कि सेक्युलर का मतलब है एंटी रिलीजन। बिल्कुल गलत। स्टेट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं। भारत में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। हिंदू अपने टेम्पल जा सकते हैं, मुस्लिम अपने मस्जिद जा सकते हैं, ईसाई अपने चर्च जा सकते हैं, सिख अपने गुरुद्वारे जा सकते हैं। सब धर्मों को स्टेट की ओर से बराबर सुरक्षा प्रदान की जाती है।
तो सेकुलर स्टेट का मतलब स्टेट सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल है, किसी को प्रेफरेंस नहीं देता, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। और यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। 1.4 अरब लोग, 22 भाषा, सैकड़ों धर्म, फिर भी एक राष्ट्र। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 42 अमेंडमेंट में सेकुलर शब्द जोड़ा ताकि साफ हो जाए भारत धर्म निरपेक्ष है। बस देता हूँ। सोच को लिखना। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। भारत कौन सी प्रणाली है, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन अमेरिका प्रेसिडेंटल सिस्टम है। दोनों में क्या फर्क है? पीएम होता है, सरकार चलाता है। प्रेसिडेंट होता है, सिर्फ नाम मात्र का। पार्लियामेंट का सदस्य होना जरूरी है पीएम के लिए। पीएम को हर समय पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए। पार्लियामेंट ही सरकार चलाती है, असली शक्ति पार्लियामेंट ही है। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का सदस्य होना की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, चुनाव के माध्यम से इलेक्टेड होते हैं ये। तो भारत में पीएम को पार्लियामेंट का मेजोरिटी चाहिए, अगर मेजोरिटी नहीं तो गवर्नमेंट गिर जाती है। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट को 4 साल की फिक्स टर्म है, चाहे कितना भी अनपॉपुलरिटी हो, प्रेसिडेंट नहीं हटेगा। तो भारत प्रणाली राज्य जवाबदेही है। अब बात करते हैं पंचायत राज, ग्राम पंचायत। 13वें अमेंडमेंट में यह जोड़ा गया, 73वें अमेंडमेंट में यह जोड़ा गया, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया इज अ रूरल कंट्री। भारत का 70% पॉपुलेशन गांव में रहता है, तो उन्हें भी सेल्फ गवर्नेंस देनी चाहिए। तो पंचायत राज क्या है? पंचायत 5 लोगों का समूह। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यह पूरा ग्राम पंचायत को पंचायत कहते हैं। विलेज लेवल ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और 74वें अमेंडमेंट में अर्बन गवर्नेंस के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल बनाए गए हैं। तो अब हर गांव में अपनी पंचायत है, उसके अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो सड़कें बनवाते हैं, स्कूल खोलते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, मतलब सभी सुविधा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, 33% सीट केवल वुमेन के लिए रिजर्व होते हैं ताकि महिलाओं को भी पावर मिले, उनका भी हौसला बढ़े। अब सुनो, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन।
यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रूल ऑफ लॉ का मतलब किसी को कानून से ऊपर नहीं माना जाता, न राष्ट्रपति को, न प्रधानमंत्री को, न किसी पावरफुल आदमी को। सबको एक जैसे कानून के नीचे इक्वलिटी बिफोर लॉ माना जाता है। और जुडिशियल रिव्यू, अदालत कर सकती है किसी भी कानून, किसी भी सरकारी आदेश का जांच। अगर कोई कानून संविधान के अगेंस्ट है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। डॉक्टर बी आर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डेड डॉक्यूमेंट, यह लिविंग ब्रीदिंग है और यही जुडिशियल रिव्यू से संभव है। संविधान को किसने तैयार किया और कब? पहला सवाल, संविधान किसने बनाया? ठीक है, सुनो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष है और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह याद रखो, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। अब अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 बनाए, 26 जनवरी 1950 लागू किया। बिल्कुल सही, तुमने सही याद किया। डॉक्टर अंबेडकर ने मेन रोल दिया और तारीखें याद रही, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन और 26 जनवरी लागू। अच्छा, संविधान के कितने अनुच्छेद है और यह कौन सा अधिकार है, फंडामेंटल या डायरेक्टिव? यह 2 नंबर का सवाल है। संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं और फंडामेंटल राइट कौन से हैं? ठीक है, 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में और फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 में लिखा है। अगर कोई तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीने तो तुम अदालत जा सकते हो, तुरंत पा सकते हो, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनुच्छेद 36 या 51 में यह सिर्फ सुझाव है, तुरंत प्रभाव नहीं। अगला सवाल, 395 आर्टिकल फंडामेंटल राइट, 1235 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 36 51 में। शानदार, तुमने फंडामेंटल तुरंत लागू, डायरेक्टिव भविष्य में, बहुत अच्छा। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा? सवाल नंबर 3। ठीक है, जन गण मन। यह भारत का नेशनल एंथम है और यह महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, लेकिन इनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। पहली बार यह गाया गया था 26 नवंबर 1950 को, संविधान लागू होने के दिन। और ये गीत सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए, इसके कोई धर्म नहीं है, सबके लिए सामान्य है, बराबर है। और जब भी राष्ट्रगान बजे तो खड़े हो जाना चाहिए, सम्मान दिखाना चाहिए। अगला, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। फंडामेंटल राइट कितने हैं, उनके नाम बताओ। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्या भारत में डुअल सिटीजनशिप संभव है, हाँ या नहीं, और क्यों? सवाल 5, क्या कोई 2 देशों का नागरिक हो सकता है भारत में? नहीं, भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आदमी का एक ही देश में हो सकता है। अगर तुम अमेरिकन सिटीजनशिप को लेते हो तो तुम्हें भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो इसके लिए तुम्हें सजा मिल सकती है। लेकिन कुछ देश हैं जहां डुअल सिटीजनशिप है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत का सिद्धांत है, एक सिटीजनशिप, एक लॉयल्टी, एक भारत। तो याद रखो, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं भारत में। भारत की सरकार कितने शस्त्रों पर काम करती है?
और उनके नाम। सवाल 6, सरकार कितने लेवल पर चलती है, नाम बताओ। नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि दिल्ली प्राइम मिनिस्टर में है। स्टेट गवर्नमेंट, राजधानी। लोकल गवर्नमेंट, गांव शहर। सही है, 3 स्तर। संविधान के प्रस्तावना में कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके नाम बताएं। सवाल 7, सोविरेंज। प्रेमबल में कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके नाम बताएं। सोविरेंज, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। ठीक है, प्रेमबल के मुख्य 6 शब्द हैं। संविधान को कितने बार संशोधित किया गया है। सवाल 8, संविधान में कितने संशोधन अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, 106 अमेंडमेंट हुए हैं अब तक। और यह क्या दिखाता है कि संविधान फ्लेक्सिबल है, जब जरूरत पड़ती है बदलाव किया गया। जैसे 18वां अमेंडमेंट वोटिंग एज 21 से 18 किया। 73वां अमेंडमेंट पंचायत राज्य को मजबूत किया। 74वां अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज। तो याद रखो, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, माना हुआ नहीं। बदलाव हो सकता है, लेकिन याद रखो हर अमेंडमेंट को संसद का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ लिखा है और कितने हैं। सवाल 9, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है, कितने। ठीक है, आर्टिकल्स 51A में लिखा है और 11 है कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, ये 1976 में 42वें अमेंडमेंट से जुड़े गए, शुरुआत में नहीं थे। संविधान की मर्यादा रखना, राष्ट्रीय झंडा नेशनल एंथम की सम्मान देना, सम्मान करना, देश को सुरक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखना, यह महत्वपूर्ण है। अगर सबको सिर्फ अधिकार दो, कर्तव्य न दो, तो समाज बर्बाद हो जाएगा। भारत के संविधान में कितनी सूची है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट आदि, उनके नाम। सवाल 10, शक्ति को कितने सूचियों में बांटा गया है, नाम। यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और एक और रेसिडुअल पावर जो सूचियों में नहीं है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो यह है फेडरल सिस्टम का आधार, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन। और याद रखो, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंट्रल का निर्णय प्रभावी होगा। क्या होगा अगर संविधान ना हो तो, या क्यों संविधान जरूरी है। आखिरी सवाल, अगर संविधान ना हो तो क्या होता। अच्छा सुनो, संविधान के बिना भारत को अराजकता मिलती। क्यों। क्योंकि कानून नहीं होता, सब गलत करते हैं, कोई नियम नहीं, सबका अपना सत्ता, बलवान लोग कमजोर को दबाते, कोई न्याय नहीं, पुलिस जो चाहे करे, आज़ादी ना होती, कोई तनाशाह आ जाता, एकता टूट जाती जब अलग हो जाता। तो संविधान, कानून प्लस व्यवस्था प्लस न्याय प्लस आज़ादी प्लस एकता, यह भारत की रूल बुक है। बिना रूल बुक के खेल नहीं खेल सकते, बिना संविधान के देश नहीं चला सकते। इसलिए कहते हैं संविधान भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसे सम्मान दिया जाना चाहिए। अब अंतिम 3 मिनट क्विक रिवीजन। सब कुछ याद रखना है, याद करना है, तो सुनो 11 पॉइंट में। संविधान भारत के कानूनों की बुनियाद 26 नवंबर 1949 में बना, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत, दुनिया का सबसे लंबा संविधान, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 250 पेजेस, 6 मौलिक अधिकार, इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 11 मौलिक कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा, नेशनल एंथम,
डिफेंस, इन्वायरमेंट आदि। 3 स्तरीय सरकार, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। सेंट्रल में आ गया पीएम, स्टेट में आ गया सीएम, लोकल में आ गया पंचायत। संसद 2 सदनों से, राज्यसभा 245 और लोकसभा 543। फंडामेंटल राइट, तुरंत लागू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, भविष्य के सुझाव। एक 106 संशोधन हो चुके हैं। संविधान फ्लेक्सिबल और एडेप्टेटिव है। फेडरल सिस्टम, शक्तियां 3 सूचियां में, यूनियन, स्टेट, कंपोनेंट। रूल ऑफ लॉ प्लस जुडिशियल रिव्यू, न्यायपाल की संप्रभुता, सभी को कानून के नीचे। पूरा चैप्टर 1 का सार। जब एग्जाम का प्रैक्टिस करो अब सुनो अंतिम 30 सेकेंड। तुम आज जो चैप्टर 1 पढ़ा हो, यह तुम्हारी प्रोग्रेस का पहला कदम है। संविधान को समझने का अर्थ है भारत का समझना। और याद रखो, इस सब नॉलेज से तुम एग्जाम में 100% कॉन्फिडेंस होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा है, सिर्फ रटा नहीं। तो अपने आप पर विश्वास रखो। अगला चैप्टर होगा भारतीय राजनीति की गहन समझ। राइट के बाद ड्यूटीज, ड्यूटीज के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद एक्चुअल पॉलिटिक्स। तो अपने आप को तैयार रखो। फाइनल मोटिवेशन, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह हमारा सपना है, हमारा अधिकार है, हमारा भविष्य है। इसे सम्मान दो, इसे समझो और अपने एग्जाम में शाबाश लाओ।